जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम 2023 के लिए जीके और जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम 25 में से 25 का टारगेट लेके चलने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम में आपको देखने को जरूर से मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो साथियों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? यानी किस अभिलेख में अशोक का नाम देखने को मिल जाता है? आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर दीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और 25 क्वेश्चनों का आज की वीडियो का टारगेट मैं लेकर चलूंगा, क्योंकि अब आपका एग्जाम का समय बहुत कम समय बचा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, ताकि आप सिलेक्शन ले पाएँ। तो आज की वीडियो में 25 क्वेश्चनों को आपको जरूर से अटेम्प्ट करना है, और वीडियो के लास्ट में जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चनों को आप सही कर पाए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मास्की का लघु शिलालेख। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक का नाम देखने को मिलता है, जरूर से आपको याद रख लेना है। यदि मैं बात करूं कि अशोक कौन था, तो याद रख लीजिएगा, मौर्य वंश का शासक था अशोक, बिंदुसार का पुत्र। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके शिलालेखों को पढ़ने वाले का नाम पूछा जाता है। तो याद रख लीजिएगा, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप। क्या दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप का नाम आपको याद रख लेना है। इन्होंने इसके शिलालेख को 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ठीक है, इनका 13वां शिलालेख एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें दोस्तों कलिंग युद्ध की बात करी गई है। तो जरूर से ये सब चीजें आपको याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, राज्य के कानून से। दोस्तों, जवाबित का आशय होता है राज्य का कानून, यानी लॉ ऑफ स्टेट। जब कोई शासक देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कोई कानून बनाता है, तो वह कानून क्या कहलाता है? जवाबित कहलाता है। तो याद रख लीजिएगा, राज्य के कानून से दोस्तों संबंधित है जवाबित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए चारों प्रमुख युद्धों को तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करें। आपको बताना है कि हुमायूं ने सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा, और उसी क्रम में आपको बताते चलना है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, देवरा, चौसा, कन्नौज और युद्ध सरहिंद। दोस्तों, देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था हुमायूं के द्वारा? याद रख लीजिएगा, 1532 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1532 ईस्वी में इसने देवरा का युद्ध लड़ा था। उसके बाद चौसा का युद्ध एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा, 26 जून 1539 ईस्वी में। कब दोस्तों? 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया। उसके बाद दोस्तों, हुमायूं ने कन्नौज या बिलग्राम, इसे दोस्तों बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, कन्नौज के युद्ध को याद रख लीजिएगा। कन्नौज का युद्ध इसने 17 मई 1540 ईस्वी में लड़ा था, और उसके बाद लास्ट में इसने सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी में लड़ा था। ये सभी चीजें आपको याद रख लेनी है, क्योंकि दोस्तों ईयर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको जरूर से याद रख के चलिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या की जननांकिकी है विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाता है, रहन सहन का स्तर। दोस्तों, रहन सहन का स्तर जनसंख्या की जननांकिकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा जनसंख्या का घनत्व, लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी जनसंख्या, ये सब चीजें इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जरूर से याद रख लीजिएगा, रहन सहन के स्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए, तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाता है 14 दिनों तक। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है तो राज्यसभा इसे 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि यह स्वतः, यदि राज्यसभा इसको मान ले तो ठीक है, नहीं तो यह स्वतः ही राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। तो ये चीज आपको एग्जाम में याद रख लेनी है कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसका जो निर्णय लेता है, अंतिम निर्णय लोकसभा का निर्णय ही माना जाता है। लेकिन दोस्तों राज्यसभा में इसे पेश करना जरूरी होता है, तो इसलिए दोस्तों राज्यसभा में इसे पेश किया जाता है और 14 दिन बाद इसे स्वतः मान लिया जाता है यदि राज्यसभा कोई भी मत ना दे। ठीक है, ये चीज भी जरूर से आपको याद रख लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड लिटन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, आप सभी जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है लाइन बिछाई गई थी। इसी के समय में पहली रेल चली थी 1853 ईस्वी में, जो मुंबई से ठाणे के लिए चली थी। तो ये चीज आपको जरूर से याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से याद रख लीजिएगा। बताइए बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची। रांची से दोस्तों भागलपुर तक बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र माना जाता है, जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। दोस्तों चित्तरंजन दास ने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। यह केस बताया जाता है कि 1908 से 1909 यानी 1 साल तक दोस्तों यह केस चलता रहा था और उसके बाद इसका निर्णय लिया गया था। तो ये जरूर से आपको याद रख लेना है कि चित्तरंजन दास ने इस केस में अरविंद घोष का बचाव किया था। ठीक है, इसमें खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष ये सभी लोग फंसे हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, याद रख लीजिएगा। एग्जाम में कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और कैबिनेट 1946 ईस्वी में 23 मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया था। किस लिए आया था? तो भारत के संविधान सभा का निर्माण करना कैबिनेट मिशन का निर्णय था। ये जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है किसमें? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी दोस्तों विधेयक लाया जा सकता है। जरूर से याद रख लीजिएगा संशोधन के लिए। और संशोधन का अनुच्छेद आप सभी जानते हैं 368 के तहत संविधान में कोई भी संशोधन किया जाता है। तो ये चीज जरूर से याद रख लेना है। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी कि धन विधेयक की बात हो या वित्त विधेयक की बात हो, यह केवल दोस्तों लोकसभा में पेश किए जाते हैं। तो ये चीज आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति कितनी प्रतिशत है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, संपूर्ण मानव जाति की 17.5%। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का
4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति 7.5% है जनसंख्या की, याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार आप सभी जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में घटी थी, जिसमें जनरल डायर ने क्या किया था, गोलियां चलवा दी थी, आप सभी को मालूम होगा। उसके पूर्व कौन सी घटना घटी थी? तो आंसर राइट हो जाता है दोस्तों, कौन सा? आपका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, रोलेट एक्ट का बनना। दोस्तों 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट बना था, याद रख लीजिएगा। और इसके बाद ही क्या हुआ था, जलियांवाला बाग ये नरसंहार जो हुआ था ये घटना घटित थी। ठीक है, ये चीज आपको जरूर से याद रख लेनी है कि रोलेट एक्ट 1919 में बना था, जिसे चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, जिसमें दोस्तों कहा जाता है कि महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला था। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर से याद रख लेनी है, 1919 का रोलेट एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह कौन सी नदी है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाता है, उपरोक्त सभी। दोस्तों तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसके पास की नदी का स्रोत है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, सभी नदियों का स्रोत है। तो ये ऑप्शन है डी आपका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे कई बार इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आते हैं, तो नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिए, ताकि हम सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कवर कर सकें। और कोई भी वीडियो सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड हमारे चैनल पर आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? यानी ग्राम पंचायत किस आर्टिकल के तहत बताया गया है, कौन सा ऑप्शन है राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, याद रख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों यह आर्टिकल देखने को मिलता है, तो ये भी चीज आपको जरूर से याद रख लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। यानी जो पारिस्थितिक संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत वन लगे रहने चाहिए? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? 25%, 50%, 40% या फिर 33%? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, संपूर्ण भूमि का। क्या दोस्तों? संपूर्ण भूमि का 33% वन होने चाहिए पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए। तो ये चीज जरूर से आपको याद रख लेनी है, एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? आपके ऑप्शन है प्लीहा, यकृत, आमाशय या फिर अस्थि मज्जा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, प्लीहा। पुरानी और जो नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं हैं वे दोस्तों प्लीहा में आकर नष्ट हो जाती हैं, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है किसके द्वारा? अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? मृदा यानी मिट्टी का अपरदन यानी कटना, जो मिट्टी कट कट कर बह जा रही है उसको किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, वनारोपण। वन रोपण द्वारा दोस्तों मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कई बार एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? कि उच्चतम न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्मित प्रकरणों को समालोचन कर सकता है या फिर किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है उच्चतम न्यायालय के मामले में? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है उच्चतम न्यायालय। तो ये चीज आपको जरूर से याद रख लेनी है, जिसे दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? काफी आसान क्वेश्चन है और राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाता है, वित्त मंत्रालय के सचिव का दोस्तों हस्ताक्षर होता है 1 रुपए के नोट पर। अब बहुत कम दोस्तों देखने को मिलता है 1 रुपए का नोट, पहले देखने को मिलता था, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको एक बार याद जरूर से रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से परजीवी पौधों की पहचान करें। परजीवी पौधों की, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? अब दोस्तों परजीवी पौधों की पहचान करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि परजीवी पौधे होते क्या हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसे पौधे या जीव जो किसी अन्य पौधे या जीवों से घनिष्ठ समागम स्थापित करते हैं, यानी ऐसे पौधे या जीव किसी अन्य पौधे या जीव के ऊपर फैले रहते हैं और उनके द्वारा निर्मित भोजन ही ग्रहण करते हैं, उन्हें दोस्तों परजीवी पौधे या परजीवी कहा जाता है। तो ये चीज आपको जरूर से याद रख लेनी है, और इसमें दोस्तों ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, आकाश बेल। आकाश बेल दोस्तों इसी तरीके का एक पौधा है, तो इसको जरूर से याद रख लेना है। कई बार दोस्तों इसे अमर बेल भी कहा जाता है, तो आकाश बेल या फिर अमर बेल दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। परजीवी पौधे मैं बता चुका हूँ किसे कहते हैं, ऐसे पौधे जो किसी दूसरे पौधे के ऊपर मतलब फैलते हैं, किसी दूसरे पौधे के ऊपर रहते हैं, वहीं पर उगते हैं, और जो पौधा निर्मित करता है भोजन उसी को वो खाते हैं, उसी को दोस्तों परजीवी पौधे कहते हैं। ठीक है, तो जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है, फिर कीलक होती है? अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको पता चल गया होगा पहला क्वेश्चन तो गलत है, लेकिन कंफ्यूजन दोस्तों सेकंड ऑप्शन से आपको देखने को मिल जाता है। यहां पर देखिए, मनुष्य के शरीर में जो पैरों की हड्डी होती है ना, वो ठोस होती है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। कई बार दोस्तों बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या बताता है? बहुत तेजी से चलने वाली नाव को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, या फिर जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को? एम्फीबिया किसको बताता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाता है, एम्फीबिया जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाता है, वाराणसी। वाराणसी में दोस्तों भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, याद रख लीजिएगा। वाराणसी के सुंदरपुर नरिया में, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो नाम भी आपको याद रख लेना है, सुंदरपुर नरिया। क्या दोस्तों सुंदरपुर नरिया में क्या है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान। एग्जाम में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। बताइए भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, देहरादून। देहरादून में दोस्तों भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। देहरादून है कहां पर? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र किससे घिरे हुए हैं? घने जंगलों से, नदियों और झीलों से, मानवीय बस्तियों से, या फिर पर्वतों और पहाड़ियों से? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। भारत के अधिकांश जो वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र हैं वो पर्वतों और पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। किससे दोस्तों? पर्वतों और पहाड़ियों से, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी है? मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट। किसने लिखी है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, चौधरी चरण सिंह।
चौधरी चरण सिंह की दोस्तों यह पुस्तक है इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाता है फतेहपुर। फतेहपुर शहर दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। यदि मैं बात करूं कि गंगा नदी के किनारे कौन से नगर स्थित हैं, तो याद रख लीजिएगा वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, हरिद्वार, भागलपुर, ये सभी दोस्तों कहाँ पर है? गंगा नदी के किनारे स्थित शहर हैं, याद रख लीजिएगा। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री के पास गोमुख हिम नदी से। किससे दोस्तों? गंगोत्री के पास गोमुख हिम नदी से दोस्तों गंगा नदी निकलती है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों दक्कन की विजय प्राप्त की थी, याद रख लेना है। यदि मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है 322 ईस्वी पूर्व में। क्या दोस्तों? 322 ईसा पूर्व में यह मगध की गद्दी पर बैठा था। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया था इसने, जिसमें इसकी मदद किसने की थी? चाणक्य ने की थी, और चाणक्य बाद में इसका प्रधानमंत्री बना था, याद रख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान का मुख्यालय रोम में है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? किस संस्थान का मुख्यालय रोम में है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है, ऑप्शन सी, FAO। FAO का क्या मतलब होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या दोस्तों? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है, इटली के। खाद्य एवं कृषि संगठन इसे कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। यदि मैं बात करूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रख लेना है आपको 16 अक्टूबर 1945 में। कब दोस्तों? 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी FAO की, तो याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? इसका आंसर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके जरूर से बताना है। आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। डेली दोस्तों इसी तरीके के CRPF ट्रेडमैन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।